नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगा, जिसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, इस वाले आर्टिकल में ना प्राइवेट हेल्थ केयर को लेके जो संकट है उसको कैसे दूर करा जा सकता है, इसके बारे में राइटर यहां पर बताते हैं। देखिए, जो स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर, ये तो हमेशा इस पे कोई ना कोई प्रश्न यूपीएससी में जरूर पूछा जाता है। तो इस आर्टिकल में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इस आर्टिकल में ना राइटर स्टार्ट कैसे करते हैं कि यहां पर जो पब्लिक का हेल्थ एक्सपेंडिचर है तो वो जीडीपी का 1.28% है, और ये बहुत ज्यादा कम है। हम लोग जो पुअरेस्ट कंट्रीज होते हैं उनकी श्रेणी में आ जाते हैं जब इस कंट्रीब्यूशन की बात होती है। जैसे जैसे यहां पर ना भारत के अंदर व्यक्तियों की आय बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, उस हिसाब से जो हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना, वो यहां पर नहीं बढ़ पाता। और जबकि अगर प्राइवेट स्पेंडिंग की बात करेंगे तो उसमें 60% जो स्पेंडिंग है वो यहां पर हेल्थ सेक्टर में देखी जाती है। अब देखिए, बेसिकली इस पैराग्राफ में राइटर ये बताना चाहते हैं कि यहां पर जितने भी आप देखते होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, इतनी फैसिलिटीज होती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनकी मशीन्स वगैरह अच्छी होती हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और भी जो फिजिशियन वगैरह होते हैं उन सबकी संख्या अच्छी मात्रा में होती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं हेल्थ सेक्टर में। इसीलिए आप देखोगे कि कभी भी किसी भी एरिया में आप अपने आसपास भी देखते होंगे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका काफी डोमिनेंट रोल होता है। अब जैसे राइटर यहां बताते हैं, तुलना करते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है जो शहरी क्षेत्र होंगे वहां पर आपको हॉस्पिटल्स की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अच्छी देखने को मिलेगी, वहां पे ज्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं। और दूसरा, अगर इन दोनों हॉस्पिटल्स के आपस में अगर आप सुविधाओं की तुलना करोगे तो भी शहरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां पे आपको बहुत अच्छी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर बताया गया है कि देखिए, भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, नर्सेज मिल जाएंगे, परंतु वहां पर इलाज कराने का जो कॉस्ट आता है वो काफी ज्यादा महंगा होता है। यही तुलना राइटर इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और यूएस के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनकी तुलना यहां पर करते हुए बताते हैं कि भाई देखिए, यूएस के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ये चीज जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगी। यानी कि वहां पर जो कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत आता है वो बहुत कम आता है। इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग सुविधाएं तो अच्छी देते हैं, परंतु उनकी उसी सुविधा का वो पैसा भी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया कि सरकार जो है उसको इस चीज को ना थोड़ा सा देखना चाहिए। पहली चीज, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऐसी क्या चीजें होती हैं कि उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है, तो उन सारे फैक्टर्स पे काम करके इस कॉस्ट को कम करना चाहिए। अब जैसे राइटर यहां पर बताते हैं कि देखिए, होता क्या है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो वहां पर जैसे देखेंगे आप, नर्स जो होती है उसका काम अपना अलग डिफाइन होता है, जो फिजिशियन होता है उसका काम अपना अलग डिफाइन होता है, जो वहां पर स्वीपर होते हैं या जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका काम अलग डिफाइन होता है। अब अगर मान लीजिए कोई माइनर किसी को चोट लगी है या कोई माइनर बीमारी है तो उसके जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। कोई अगर मेजर सर्जरी वगैरह करनी होती है तो उसके सीनियर डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो हर चीज वहां पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस वजह से अब इतने सारे इंप्लॉइज को, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मान लीजिए एक्स है तो उसके पास सीनियर डॉक्टर्स अलग हैं, जूनियर डॉक्टर्स अलग हैं, नर्सेज अलग हैं, फिजिशियन अलग हैं। अगर आपको एक्सरे वगैरह कराना है तो उसके लिए जो वहां पर इंप्लॉइज है वो अलग है। तो इतने सारे जब इंप्लॉइज वहां पर काम करते हैं ना, तो उन सब इंप्लॉइज को क्या करना है, उसको देनी है सैलरी, ठीक है। तो अब इतनी सारी सैलरीज वो देगा, प्लस इतना सारा उसको अपने अंदर फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस वजह से उसमें इलाज कराने की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब यहीं पर क्या होना, यदि मान लीजिए बात करी जाती है यहां पर नर्सेस की या जो फिजिशियंस होते हैं, तो इनको और ज्यादा संख्या में सरकार को ट्रेंड करना चाहिए। जितनी ज्यादा संख्या में नर्सेस, फिजिशियंस, अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई माइनर सी बीमारी है, अब उसको केवल जो इंजेक्शन वगैरह है वो लगवाना है या कोई वैक्सीन है वो लगवानी है, तो अगर उसी के लिए सरकार जो है ज्यादा नंबर्स में इतने लोगों को ट्रेन करेगी तो पहली चीज क्या होगी, पहली चीज इससे होगी कि भाई देखो, उस व्यक्ति को एक तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, जब नर्सेस की या बाकी जो वार्ड बॉयज होते हैं, ठीक है, या जो यहां पर फिजिशियन होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो इनकी संख्या जब बढ़ेगी ना, तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे, तो ज्यादा मात्रा में जो ये प्राइवेट
हॉस्पिटल्स हैं इनमें जाएंगे तो आराम से इनकी जो कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी। जब इनकी कॉस्ट सस्ती होगी तो यहां पर ओवरऑल जो कॉस्ट है उस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर अब ये देखो, यहां पर कॉस्ट इनकी संख्या बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि किसी भी व्यक्ति को आप नर्स बना दीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप जनरल फिजिशियन बना दीजिए, नहीं। यहां पर है कि सरकार को एक ऐसा बोर्ड वगैरह बनाना चाहिए, एक ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए जिसमें यहां पर जो नर्सेज वगैरह अपॉइंटमेंट होता है बाकायदा इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी महिला या पुरुष जो है वो नर्स का रोल यहां पर प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसी के लिए आगे राइटर यहां बताते हैं कि भारत में क्या था, 2021 में एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इस एक्ट को राज्यसभा में 2020 में लाया गया था, फिर यहां पर पारित करा गया, फिर यहां पर लोकसभा से 2021 में ये पारित हो गया। तो अब ये क्या है, ये जो बिल है वो एक्ट में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अब जानते हैं इस एक्ट के बारे में। अब देखिए, जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स का मतलब क्या है, देखिए एक मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य यह है कि इनकी संख्या बढ़ाओ, परंतु क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को नर्स या किसी भी व्यक्ति को हेल्थ प्रोफेशनल आप नहीं बना सकते हो, उसके लिए कुछ मानक सरकार ने डिसाइड करें हैं। परंतु इनकी संख्या अगर बढ़ेगी ना तो जो इलाज का कॉस्ट है वो अपने आप कम होगा। अब देखो, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कुछ टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो मान लीजिए जो बीमारी होती है, रोग होती है या जो भी चोट लगती है तो उसके निदान या उपचार में सहयोग देते हैं। अब मान लीजिए किसी का माइनर सा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसके हाथ पैर में कहीं लग जाता है तो बैंडेज वगैरह करना, इंजेक्शन वगैरह देना, तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो यहां पर होते हैं। अब मान लीजिए किसी का एक्सरे वगैरह लेना है या एमआरआई करानी है तो उसके लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो ये यहां पर इनकी बात हो रही है। अब इनके पास, सरकार ने इनके मानक क्या रखे हैं कि इनके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, परंतु ये जो डिप्लोमा डिग्री होती है वो मिनिमम 2000 घंटे की होनी चाहिए, यानी कि 2 से 4 वर्षों के दौरान, इससे कम का यहां पर नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरा, जब यहां पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो यहां पर अब वो लोग आ जाते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे जो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो शोध करते हैं किसी बीमारी को लेके, या यहां पर ऐसे साइंटिस्ट आ जाते हैं, थेरेपिस्ट आ जाते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोला जाता है। अब इनकी भी मानक क्या है, कम से कम 3600 घंटे या 3 से 6 वर्षों की इनके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए, जैसे ट्रॉमा सेंटर्स आपने देखे होंगे या बर्न केयर, जो जल वल जाते हैं तो उसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या जो सर्जरी के प्रोफेशनल्स होते हैं, एनेस्थीसिया, जब व्यक्ति का सर्जरी करी जाती है या कोई मेजर ऑपरेशन करना होता है तो हम लोग एनेस्थीसिया उसको देते हैं। तो यहां पर ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स चाहिए यहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट। अब मान लीजिए किसी को, किसी की बॉडी में स्पाइन से संबंधित या मोच आ जाना, या हमारी जो भी जॉइंट्स होते हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे एक्सरसाइज करवाने वाले, प्लस जो न्यूट्रिशियन, तो इस टाइप के प्रोफेशनलिस्ट, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, तो इन सब की नियुक्ति भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसी के तहत ना ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक यहां पे सरकार ने इसी एक्ट में एक राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आयोग यानी कि कमीशन का निर्माण करा है। उस कमीशन में देखिए एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, और केंद्र सरकार के डिफरेंट डिफरेंट जो मंत्रालय होते हैं ना उससे 5 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये सब जो इस एक्ट में लाया गया था उसका केवल एक मोटिव था, वो था कि ऐसे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इनकी संख्या जब बढ़ेगी तभी इलाज की जो कॉस्ट है उसको हम कम कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी यहां पर सर्टिफिकेट दे दोगे। इसी वजह से देखिए, जो यहां पर घंटों की बात हो रही है या जो वर्षों के डिग्री की बात हो रही है, ये सरकार ने स्पष्ट इस एक्ट में लिख दिया है। अब जैसे इस आर्टिकल में 2 इंस्टीट्यूट की बात होती है, एक अरविंद आई क्लिनिक की और एक नारायणा हृदयालय की। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि इन दोनों, ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मगर इन्होंने अपनी कॉस्ट को कम कैसे करा, कॉस्ट को इसी तरीके से कम करा है कि भाई देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक नर्स है, ठीक है, तो अब उस नर्स का जो काम है, पहली चीज तो वो नर्स ये लोग अपॉइंट तभी करेंगे जब ये वाली जो मैंने आपको शर्तें बताई इसको ये पूरी करते होंगे। उसके बाद जब इन्होंने इन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लिया है, उसके बाद से मान लीजिए अब कोई नर्स है ना, तो उससे एक से ज्यादा काम यहां पर अगर हो पाता है जो उसकी क्वालिफिकेशन के अंडर में आता है, अगर वो चीज है तब तो ठीक है। तो यहां पर अब जरूरी नहीं है कि
एक ही काम के लिए 10 लोगों को यहां पर हायर करा जाए। अगर इस नर से वो काम हो सकता है ना, तो देखिए सरकार जो यहां पर इंस्टीट्यूट है इसकी सैलरी बच रही है, तो वही सैलरी ये क्या कर रहा है, जनता को इलाज कराने में उसकी कॉस्ट में यहां पर कमी देखी जा रही है, तो उसको वहां पर रिटर्न में दे देता है। बट यहां पर मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने इनको रखा किसी और काम के लिए था, अब आप इनसे 10 अलग अलग तरीके के काम करा रहे हो जिनका इनको कोई आइडिया भी नहीं है। तो उस केस में क्या है भाई, देखिए सीधी सी बात है, जो हेल्थ सेक्टर है वो मानव की लाइफ से संबंधित है, तो यहां पर उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 6 पे देखने को मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर यानी कि स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, सर्वाइकल कैंसर का नाम आपने सुना होगा, जो बेसिकली महिलाओं में होता है। और यहां पर सरकार ने क्या करा है, अभी थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा सर्वाइकल की जो वैक्सीन थी सर्वावैक के नाम से, इसको बनाया गया था। अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि सरकार ने क्या करा है कि जो 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनको स्कूल में ही ये जो सर्वाइकल कैंसर से बचने वाली सर्वावैक की वैक्सीन है, इनको स्कूल में ही यहां पर दिया जाएगा। अब आपको पता है कि देखिए लिखा हुआ है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमेन, ठीक है। पहले कैंसर की बात करते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और दूसरे नंबर पे जो कैंसर सबसे ज्यादा भारतीय महिलाओं को होता है वो कौन सा है, वो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने आपको बताया सर्वावैक, इसका नाम ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में इसी के नाम से ही क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीवा कैंसर के नाम से भी इसको बोलते हैं। अब ये जो सर्वावैक है ना, ये किस टाइप की वैक्सीन है, ये है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा हर एक चीज का मतलब। अब देखिए क्वाड्रीवैलेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है ना, ये जो वायरस है, अब ये किस वायरस के कारण होता है, पहली चीज तो आपको यही पता हो जाना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस जनित बीमारी होती है। अब ये जो वायरस होता है ना, इसकी जो फैमिली है वो होती है एचपीवी। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। अब देखो इसमें ह्यूमन का मतलब तो मानव से संबंधित हो गया, पैपिलोमा का मतलब क्या होता है, इसमें मैं संधि विच्छेद कर दूंगा, पैपिलो और ओमा, ठीक है। तो पैपिलो का मतलब होता है यहां पर स्किन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं। पैपिलो का मतलब होता है यहां पे स्किन, और जो ये ओमा वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। अब चूंकि आपको पता है कैंसर क्या होता है, यानी एक जो हमारी कोशिका है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से विकास उसका उसमें वृद्धि होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सेल जो है वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर जाए, तो उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो यहां पर स्किन के ऊपर जब ग्रोथ होने लग जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ये जो फैमिली होती है, तो अब ये कौन सी स्किन है, ये होती है महिलाओं की जननांग की स्किन, ठीक है। तो जननांग पे जिस तरीके के मसे आ जाना या जिसको वार्ट्स कहते हैं, ठीक है, यहां पर जलन होने लगना, तो इस को तुरंत जैसे ही ऐसी कोई चीज फील होती है तुरंत यहां पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो वायरस होता है ये स्किन टू स्किन जो है ना, ये फैल सकता है। अब ये जो वायरस है ये जननांग में महिलाओं के पहुंचेगा कैसे, तो यहां पर जब भी यौन संपर्क होता है, असुरक्षित यौन संपर्क, तो उससे ये जो वायरस है ये महिलाओं के जननांग तक पहुंचता है। अब ये स्किन पे पहुंचा और स्किन पे ही क्या करने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है, और बेसिकली होता ये महिलाओं में ही है। अब देखिए ये जो पैपिलोमा वायरस मैंने आपको बताया, 100 से अधिक प्रकार के पैपिलोमा वायरस होते हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा वायरस जो होते हैं ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलते हैं। बेसिकली जो उम्र होनी चाहिए 15 से 44, ये वाली जो एज ग्रुप की महिलाएं होती है ना, 15 वर्ष से 44 वर्ष तक की, इनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस वायरस के स्प्रेड होने के। इसी वजह से देखिए सरकार ने यहां पर बोला है कि 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो एज है उसी में इस वैक्सीन को लगा दिया जाएगा और स्कूल के स्तर पे लगा दिया जाएगा। अब देखिए इसको क्वाड्रीवैलेंट क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस वायरस का ना ये 100 से अधिक टाइप के होते हैं। तो एक होता है टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18। तो ये जो वैक्सीन बनाई गई है सर्वावैक, ये इतने टाइप के लिए बनाई गई है। तो ये 4 टाइप हो गए, तो क्वाड्री का हो गया 4, तो इसीलिए उसको क्वाड्रीवैलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। पैपिलोमा मैंने अब आपको बताया स्किन को बोलते हैं, जिसको म्यूकस बोलते हैं। ओमा का मतलब हो जाता है वृद्धि, यानी कि अगर स्किन में वृद्धि होती तो इस वायरस का जिक्र वहां पर होता है। अगर किसी भी महिला है अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, रक्त प्रवाह हो रहा है, पीरियड्स नहीं है फिर भी, ठीक है, जो भी यौन संपर्क होता है उस दौरान रक्त का प्रवाह होता है, पेल्विस की जो हमारी जो पेल्विस की मसल्स होती हैं उसमें यदि पेन होता है, यूरिनेशन के दौरान
अगर पेन होता है तो ये सारे लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर किसी महिला को होता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच करानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीवा कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो यौन संचारित संक्रमण है, स्किन टू स्किन फैलता है। ग्रीवा की कोशिकाएं, ग्रीवा आपको कहां मिलेगा? जो सर्विक्स होता है वो गर्भाशय के निचले वाले हिस्से में मिलता है। जो ये 15 से 44 प्रजनन आयु की महिलाएं होती हैं, सबसे मैक्सिमम इसमें होता है ये। अगली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 9 पे मिलेगी। इसको आप अपने सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में ये आया है कि जो हमारी कैग संस्था है, ठीक है, उसने डीआरडीओ की जांच करी और जांच में कुछ प्रॉब्लम्स पाई हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में ये पूरा आर्टिकल निकला है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर डीआरडीओ के केस में कैग ने ये पाई कि भाई देखिए, डीआरडीओ जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है कि टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करते। और दूसरा, जो कॉस्ट होती है, इसी वजह से क्या होता है, अब भाई देखिए किसी प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है कि डीआरडीओ को ये काम करना है, तो 3 महीने के लिए इनको मान लो 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया। अब जैसे जैसे महीना जो है ये एक्सटेंड होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये कॉस्ट भी क्या है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो पहली प्रॉब्लम कैग ने यहां पर ये देखी कि डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो बढ़ता है, इसी वजह से इनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। कुछ यहां पर रिपोर्ट सामने आई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि 178 परियोजनाओं में से ना 119 परियोजनाएं ऐसी थी जिन्होंने जो टाइम पर खत्म ही नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने बताया कि 2010 से लेकर और इन 9 सालों के दौरान डीआरडीओ ने 86 प्रोजेक्ट्स करे, और इनको कहते हैं डीआरडीओ कि ये इनके सफल प्रोजेक्ट हुए हैं। यानी कि अब देखो, कोई भी चीज सफल और असफल कब होती है। मान लीजिए डीआरडीओ को बोला गया कि भाई आपको ये एक्स प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो यहां पर एक्स प्रोजेक्ट के कुछ यहां पर मापदंड होंगे कि ये चीजें हमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तभी इस प्रोजेक्ट को क्या बोला जाएगा कि सफल हो गया है, ठीक है। बट यहां पर डीआर कैग जो है वो ये कहते हैं कि जो इनके लक्ष्य थे, उस लक्ष्य में से 1-2 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो यहां पर इन्होंने मैच ही नहीं करे, और उसके बाद भी इन्होंने बोल दिया कि ये जो प्रोजेक्ट था वो कैसा हो गया है, सफल हो गया है। जैसे यहां पर 86 परियोजनाओं की बात हो रही है, तो उसमें देखिए 1000 करोड़ के आसपास की लागत आई है। बट इसमें से 20 पर प्रोजेक्ट ऐसे थे 86 में से, जिसमें कुछ ना कुछ एक आधे पैरामीटर ऐसे थे जो पूरे नहीं हो पाए, जो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद भी इन्होंने बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और सक्सेसफुल हो गया है। दूसरा, यहां पर कैग बताता है कि डीआरडीओ क्या कर रहे हैं कि जैसे एक प्रोजेक्ट इनको मिलता है, इसका पहली चीज तो ये समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और इसी बीच में पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ भी नहीं है, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी तुरंत ये ले लेते हैं। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे बिना आप दूसरा प्रोजेक्ट क्यों ले लेते हो यहां पे, ये कैग का कहना है। अब देखिए ये तो पॉइंट चिंताजनक थे ही जो यहां पर कैग ने डीआरडीओ के लिए बोले। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 178 में से 119 ऐसे थे जो टाइम पे पूरे नहीं हो पाए। इसी में से 49 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें जो टाइम था वो जस्ट डबल लग गया, 100%। मान लीजिए 2 महीने का प्रोजेक्ट था तो उसमें 4 महीने लग गए, पूरा पूरा दुगना टाइम लग गया। कुछ तो ऐसे थे जिसमें 500% तक टाइम लग गया, ठीक है। अब ये तो इसकी रिपोर्ट में यहां पर आया है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से दोनों संस्थान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं किन 2 संस्थानों की बात कर रहा हूं। पहला तो यहां पर डीआरडीओ हो गया, ठीक है, दूसरा यहां पर कैग हो गया। तो पहले डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब सिंपल सा एक लाइन बस याद रखो, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का आरएनडी है। आरएनडी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, यानी कि ये यहां पर जो भी रक्षा की नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनके बारे में रिसर्च करता है, शोध करता है और उसका विकास करता है, ठीक है। चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो डीआरडीओ है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर इसके गठन की बात करेंगे तो 1958 में इसको बनाया गया था। इसके पहले 3 इंस्टीट्यूशन थे, एक तो तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विज्ञान संगठन और तकनीक विकास एवं उत्पादन निदेशालय। इन तीनों इंस्टीट्यूट को मिला के हमने क्या बनाया, डीआरडीओ का निर्माण किया। अब इसके अंडर में ना बहुत सारी लैब्स आती हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है टोटल जो 10 लैब्स हैं वो आती हैं। हर लैब का अपना एक काम होता है जो डीआरडीओ उन लैब से कराता है। यहां पर देखिए जो टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, यहां तक कि अग्नि, पृथ्वी, जो लड़ाकू विमान होते हैं, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, इन सारे फील्ड्स में डीआरडीओ का योगदान रहता है। दूसरा, यहां पर कैग की बात होती है तो यानी कि जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल में भारत के कैग के बारे में जिक्र हुआ है। पहली चीज आप जान लीजिए कि इनका मेन
विजन होता क्या है, ये बेसिकली इसको बनाया क्यों गया था। तो भारत की जो भी संचित निधि है, ठीक है, अब ये भारत की भी है और जो राज्य होते हैं उनकी भी। तो संचित निधि से जो भी पैसा निकाला जाता है, ठीक है, उस खर्चे को ये पूरी तरीके से परीक्षण करने का अधिकार किसके पास होता है, कैग का, कि भाई आपने जो पैसा निकाला है वो कहां कहां खर्च करा है, उसका पूरा जो बैलेंस शीट होती है उसका ये लोग ऑडिट करते हैं। इसके अलावा जो भी, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके अंदर में जो भी मंत्रालय आते हैं या जो विभाग आते हैं, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट आएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो इनके खर्चे का भी ऑडिट करने का राइट किसके पास होता है, कैग के पास। तो इसी अधिकार के अंदर में जो कैग है उसने किसका ऑडिट करा है, डीआरडीओ का। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 1 पे मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग में आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक ने पहली, इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की पहली जो इंट्रा नसल वैक्सीन है ना, इसको बनाया है। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकोवैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब यह भी याद रखिएगा ये इंट्रा नसल वैक्सीन है और वो भी दुनिया की पहली। इस वैक्सीन का नाम तो ये हो गया, बट यहां पर ये इसको क्या बोल रहे हैं, BBV154, ठीक है। नवंबर में ही इसको अप्रूवल मिला था, कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज का। इसने अपने तीनों ट्रायल फेज 1, 2, 3 के क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं उसको सक्सेसफुली पूरा करा है इसने। अब देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि जो नेसल वैक्सीन होती हैं ये होती क्या है। नाम याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसने बनाया, भारत बायोटेक ने। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेसल वैक्सीन के बारे में। देखिए नेसल वैक्सीन का मतलब क्या है। जो नेसल वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड आ रहा है नोज से, यानी कि एक ऐसी वैक्सीन होगी, जैसे ये वैक्सीन देख पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो ये वैक्सीन की ड्रॉप्स होंगी ना, ये हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करी जाएंगी। यहां पर हम लोग सामान्य वैक्सीन की बात करते हैं इस तरफ, ठीक है। तो सामान्य वैक्सीन में क्या होता है, जो इंजेक्शन की तरह होता है, तो उसको हमारी बॉडी में ना इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये वाली वैक्सीन में क्या होगा, ये हमारे शरीर में नाक के द्वारा प्रवेश करेगी। अब आपको पता है नाक के माध्यम से ये जब गले से होते हुए ये हमारी बॉडी में आएगी, तो इसको सबसे पहले किस चीज का सामना करना पड़ेगा, हमारे फेफड़ों का। यानी कि जो ड्रॉप्स नाक के माध्यम से डाले जा रहे हैं वो डायरेक्ट कहां पर आ रहे हैं, फेफड़े पे आ रहे हैं। अब यहां पर जो वैक्सीन इंजेक्ट करी जा रही है, अब हमारे हाथ में जो वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो वो हमारे हाथ में आ रही है, ठीक है। हाथ के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रही है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ये नेसल वैक्सीन होती है ना, इसके पहले तुम्हें ये बताऊं मैं, जो कोविड में कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किस चीज को अटैक करता है, नाक को और गले को। अब ये इसमें अटैक क्यों करता है, अब नाक के और गले के माध्यम से ना ये हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। अब फेफड़े में एक झिल्ली होती है जिसको श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्लेष्म झिल्ली, इसका अगर इंग्लिश नाम मैं बोलूं तो म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो म्यूकस लाइनिंग में ये वायरस डायरेक्ट अटैक करता है। तो अगर हम लोग इस म्यूकस लाइनिंग को, इसकी सुरक्षा कर दें, तो वायरस इस पर अटैक कर नहीं पाएगा। अच्छा, इसकी सुरक्षा आप करोगे कैसे, इसकी सुरक्षा आप करोगे एंटीबॉडी डेवलप करके। अब कोरोना वायरस की एंटीबॉडी तो हमारे शरीर में डेवलप हो नहीं पा रही है, इसीलिए तो भाई हम वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन लेने का मतलब क्या होता है, बाहर से जो एंटीबॉडी है हम उसको ले रहे हैं। तो जो आपने इनको वैक्सीन अपने नाक के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कराई, ये वैक्सीन नाक के माध्यम से आपके फेफड़े के पास गई और फेफड़े में जाते ही इसने एंटीबॉडी वहां पर क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, नाक और गले के माध्यम से ही जो कोरोना वायरस था वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। अब जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, उस फेफड़े में अटैक करने का प्रयास करेगा और यहां पर एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद होगी, वो तुरंत उसके एंटीजन को अटैक करके वहां पर उस वायरस को निष्क्रिय कर देगी। अगर हम लोग इंजेक्ट करा रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये असरदार नहीं थी, परंतु ये काफी ज्यादा एक्टिव है और काफी ज्यादा असरदार है। जब हमारे शरीर में इंजेक्ट हो रही थी नॉर्मल वैक्सीन, तो वो बॉडी के पार्ट्स में जाते जाते फिर कहीं पर भी एंटीबॉडी बनाती थी, फिर जाके लास्ट में फेफड़ों के पास एंटीबॉडी बना रही थी। यहां पर डायरेक्ट प्रथम पहले स्तर पे, जैसे होता है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगी।
जहां पर कोरोना वायरस का डायरेक्ट अटैक हो रहा है, पहले स्टेज में कोरोना वायरस जिस चीज को अटैक करता है हमने उसी चीज को सिक्योर कर लिया, तो आगे की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये होती है नेसल वैक्सीन। अच्छा, अगर इसके ड्रॉप्स की बात करें ना, अब देखिए इसको बूस्टर स्टेज में भी दिया जा सकता है और इसको प्राइमरी स्टेज में भी दिया जा सकता है। यहां पर क्या है, 2 डोज इसके दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 4 ड्रॉप होंगे दोनों डोज में। तो टोटल कितने ड्रॉप हो गए, 8 ड्रॉप। 8 ड्रॉप का मतलब है 8 बूंदे। ये बात कर रहा हूं मैं प्राइमरी डोज की। तो जिसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है तो वो भी ये नेसल वैक्सीन है, इसको ले सकता है, परंतु इसके और इसके बीच में 4 हफ्ते का क्या करना पड़ेगा, गैप करना पड़ेगा। परंतु जिसको वैक्सीन लग चुकी है पहली दोनों, उसको बूस्टर डोज के तौर पे इस वैक्सीन को लेना होगा। तो उसको क्या करना होगा, जो हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं, यानी कि जो नाक के छेद होते हैं, तो एक नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप्स और दूसरे नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप्स। तो लेने इनको भी 8 ड्रॉप्स हैं, परंतु ये एक ही बार में लेने हैं। ये ऐसा ये 4 हफ्ते का गैप करके नहीं लेना है। परंतु जो प्राइमरी वैक्सीन के तौर पे इसको ले रहा है उसको भी 4-4 ड्रॉप लेने हैं, परंतु 4 हफ्तों के गैप में। ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आज मैं आपसे थोड़ा सा मैपिंग का प्रश्न पूछता हूं। हमेशा मैं आपसे कुछ ना कुछ जीएस के या करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछता हूं। आज आप मेरे को आंसर दीजिए। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपसे पूछता हूं, सेनकाकू आइलैंड और कुरील आइलैंड। मेरे को बताइए, इन दोनों आइलैंड जो हैं ये चर्चा में रहते हैं, किन 2 देशों के बीच इसका विवाद है? और दूसरा प्रश्न है कि कुरील आइलैंड जो है इसमें मुख्यतः 4 आइलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर विवाद रहता है 2 देशों के बीच में, तो उनके भी नाम आपको यहां पर कमेंट करके बताने हैं। अगले सेशन में मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा यदि आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। भारत में कई क्षेत्रों में सस्ती गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा देखभाल तक पहुंच अभी भी एक सपना है, इसका विश्लेषण करना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली महिलाओं की मृत्यु एक सामाजिक और आर्थिक विनाश का प्रतीक है, कैसे? यह भी बताएं कि भारत सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोक सकता है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सेशन में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।